हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है असंजनन। ये बस चैप्टर अब खत्म होने वाला है। एक टॉपिक है असंजनन और एक लास्ट टॉपिक और रह जाएगा जिसका नाम है बहुभ्रूणता। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं जिसका नाम है असंजनन। देखिए बेटा, असंजनन को समझने से पहले आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद है, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जब शुरू किया था तो मैंने आपको इस लैंगिक जनन को समझाने के लिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को समझाया था। तो अगर आपने वो क्लास देखी है तो ये बहुत अच्छी वाली बात है, नहीं देखी है तो थोड़ा सा पहले यहाँ आप समझिए। जिन्होंने नहीं देखी है तो उस वीडियो के अंतर्गत आपको क्या बताया गया था कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है, तभी हाथ में ये आएगा वर्ड असंजनन। तो देखिए जरा थोड़ा सा देख लीजिए, जल्दी जल्दी करा देता हूं इसको। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, तो इन दोनों में क्या बताया गया था, तो ध्यान से देखिए कि जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है वे जीव अर्धसूत्री विभाजन करते हैं और अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा ही वो किसका निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो जब वो युग्मक बना लेते हैं उसके बाद उनमें पाया जाता है युग्मक संलयन और युग्मक संलयन के द्वारा ही फिर वो एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस युग्मक संलयन के अंतर्गत हमने आपको 4 तरह के टॉपिक बताते थे कि जब भी नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं तो उसे बोलते थे हम युग्मक संलयन। ये एक निषेचन नहीं था, आपको याद हो आपने एक टॉपिक पढ़ा है इसी चैप्टर के अंदर, निषेचन। तो जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं युग्मक संलयन, और जब उन दोनों का कोशिका द्रव आपस में मिलता है तो इसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट ऐसे ही जब उन दोनों का केंद्रक मिलता है तो बोलते हैं कैरियोगेमी, और फिर लास्ट जब उनके गुणसूत्र मिलते हैं तो उसे बोला जाता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस जिसे हिंदी में कहते हैं उभय मिश्रण, और तब जाके इस प्रकार से एक संरचना बनती है जिसका नाम है युग्मनज, यानी कि एक नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है उनमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन, यहां मैं युग्मक संलयन की जगह निषेचन लिख देता हूं। तो जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उनमें युग्मक संलयन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन जिन जीवों में अलैंगिक जनन होता है उनमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही युग्मकों का संलयन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो युग्मकों का निर्माण ही नहीं है, और जब युग्मकों का निर्माण हुआ ही नहीं है तो युग्मकों का संलयन भी कैसे होगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं लेकिन उनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो तो मादा मधुमक्खी जो होती है, मादा मधुमक्खी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अंडाणुओं का निर्माण कर लेती है। अगर उन अंडाणुओं का निषेचन नर शुक्राणु के साथ होता है तो वो द्विगुणित होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नर मधुमक्खियां जो बनती हैं वो मादा अंडाणु के बिना निषेचन के द्वारा बनती है, यानी कि मादा मधुमक्खी में अर्धसूत्री विभाजन तो हो रहा है और अंडाणु का निर्माण यानी युग्मकों का निर्माण हो रहा है, लेकिन उस युग्मक में निषेचन नहीं होता, यानी कि युग्मक का संलयन नहीं होता। तो कहने का मीनिंग यहां पर यह है कि जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन होता है, लेकिन जिन जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है ना तो उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है ना ही युग्मकों का संलयन। अगर युग्मकों का संलयन, ध्यान सुनना, अगर युग्मकों का निर्माण होता है तो उनमें युग्मकों का संलयन नहीं पाया जाता, और जब युग्मकों का संलयन होगा ही नहीं तो नर और मादा दोनों के कैरेक्टर एक जीव में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है उसे फिर हम क्या नहीं बोलेंगे, निषेचन तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्लियर। अब आपने थोड़ा बहुत और पढ़ रखा हो तो आपने ये सुना होगा एक वर्ड कि पादपों में अलैंगिक जनन के लिए जो विधि पाई जाती है उसका नाम है कायिक जनन। कायिक जनन क्यों? क्योंकि पौधे में देखो एक तो बीज का पौधे का जो प्रवर्धन होता है, यानी कि नए जो पौधे बनते हैं हमको लगता है वो केवल बीज के द्वारा बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पौधों का जो निर्माण है आवृतबीजी पौधों में वो जड़ के द्वारा या फिर तने के द्वारा या पत्ती के द्वारा या फिर पुष्प कलिका के द्वारा, इन सब के द्वारा भी नए पौधों का निर्माण होता है। तो अगर बीज के द्वारा यानी कि भ्रूण के द्वारा पौधों का निर्माण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उनमें लैंगिक जनन नहीं हुआ है। तो यहां मैंने लिखा है कायिक जनन, तो कायिक जनन कुछ और नहीं, ये लैंगिक अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। कायिक जनन कुछ और नहीं, अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। उसी तरीके से जरा यहां देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपको करवाना चाह रहे हैं उस टॉपिक का नाम है
असंग जनन। तो असंग जनन के अंतर्गत भी ऐसा ही होता है। असंग जनन कुछ और नहीं, एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। जैसे कि आपने एक टॉपिक के बारे में सुना हो, मैं टॉपिक बोल रहा हूं, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता कहते हैं सीधे सीधे लाइन, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, यानी कि पौधे तो लगे होंगे बीज के द्वारा, लेकिन उन पौधों में बीज का जो निर्माण हुआ है और उनके अंदर जो भ्रूण का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, बिना निषेचन के। और जब बिना निषेचन के हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, अलैंगिक जनन। तो कहने का मीनिंग यहां पर कायिक जनन और अनिषेक बीजता कुछ और नहीं है, वो अलैंगिक जनन ही है। तो उसी तरीके से यहां पर भी एक टॉपिक है जिसका नाम है असंग जनन। तो ये जो दोनों आपको टॉपिक दिख रहे हैं ना, कायिक जनन और अनिषेक बीजता, ये कुछ और नहीं, बोल लो अलैंगिक जनन या बोल लो असंग जनन। तो असंग जनन की भी एक सीधी सीधी परिभाषा यही होती है कि लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन, ध्यान सुनना, असंग जनन की परिभाषा क्या है, लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें सामान्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मकों का संलयन ना होता हो, युग्मकों का संलयन ना होता हो, वो कहलाता है असंग जनन। असंग जनन क्या हुआ कि ये एक प्रकार का लैंगिक जनन नहीं, अलैंगिक जनन है। और आप देख सकते हो कि असंग जनन तब कहलाता है जब ना तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा हो और ना ही युग्मकों का संलयन हो रहा हो, तब उसे कहा जाता है असंग जनन। तो इस प्रकार की जो परिभाषा है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हैंस विंकलर। तो ये जो परिभाषा दी है वही वैज्ञानिक ने दी है जिनका नाम है हैंस विंकलर, और उन्होंने ऐसा ही बोला है कि सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसके द्वारा जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन ना होता हो, वो क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। तो यहां लिखा है ना कि ऐसी किसी भी विधि के द्वारा, तो ऐसी कौन सी विधि है, ऐसी यही विधि है अलैंगिक जनन, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तो यहां पर जो असंग जनन बोल रहा हूं मैं, ये बार बार असंग जनन, इसकी सिंगल एक छोटी सी अच्छी सी परिभाषा अगर आप कर सको तो ऐसे कर सकते हो, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, यही है असंग जनन। बस उसकी परिभाषा थोड़ी अलग से होती है, वो मैं आपको जब और डिटेल में करवाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा, वरना असंग जनन की सीधी सीधी परिभाषा तो यही है, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण। क्लियर बेटा? तो अब नेक्स्ट आगे सीखिए कि और ये चीज क्या है, आपको थोड़ा और डिटेल में सीखना है इसको ढंग से। अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं, 12th बोर्ड में भी आते हैं। अब फिर से लाइन सुनिए बेटा, देखो आपका जो टॉपिक है आज का उसका नाम है असंग जनन, इंग्लिश में जिसको लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर एपोमिक्सिस। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा यह है, जैसे कि मैंने अभी आपको अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बारे में करवाया कि लैंगिक जनन में तो अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन होता है, लेकिन अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो उनमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे युग्मक तो बनते हैं नहीं, जब युग्मक नहीं बनते तो उनमें युग्मकों का संलयन भी नहीं होता। हाँ, कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, यानी कि उनमें अर्धसूत्री विभाजन तो होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, लेकिन उन युग्मकों में संलयन नहीं होता और विदाउट संलयन से ही या विदाउट निषेचन से ही एक नए भ्रूण की उत्पत्ति हो जाती है। तो बेसिकली वो अलैंगिक जनन ही होता है। क्लियर? तो वैसे ही एक टॉपिक यहां लिखा हुआ है असंग जनन, और असंग जनन की अभी मैंने एक अच्छी सी परिभाषा दी थी हैंस विंकलर के अनुसार। हैंस विंकलर के अनुसार सामान्य लैंगिक जनन का, ध्यान से लाइन सुनना, हैंस विंकलर के अनुसार सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें सामान्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन यानी कि निषेचन ना होता हो, उसे ही कहा जाता है असंग जनन। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि क्या लैंगिक जनन करने वाले जीव और असंग जनन करने वाले, असंग जनन एक तरह का लैंगिक जनन ही है, तो लैंगिक जनन करने वाले और असंग जनन करने वाले जीव या जो जातियां हैं वो क्या अलग अलग होती हैं?
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जीव लैंगिक जनन करते हैं कई बार वो कुछ विषम परिस्थितियों में भी ऐसा हो जाता है कि वो लैंगिक जनन के अलावा कौन सा जनन, अलैंगिक जनन, जो हमने यहाँ पे बोल रखा है असंग जनन कर लेते हैं। तो ऐसे पौधे जो हैं वो असंग जनित पौधे कहलाते हैं और ये प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। क्लियर? अब आपको और अच्छा खासा असंग जनन समझाने के लिए अब देखिए ध्यान से, जैसे कि इधर देखो जरा, आपने याद हो तो हमने स्त्री केसर वाला पार्ट किया है। स्त्री केसर वाला पार्ट, स्त्री केसर वाले पार्ट में आपने ये पढ़ा जिसका नाम था अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक पाए जाते हैं बीजांड। अब ये सब कुछ तो आपने कर लिया। नैस बीजांड जो है वो अंडाशय से जुड़े होते हैं बीजांड ग्रंथ से। नैस इसके अलावा बीजांड के अंदर कोशिकाओं का एक समूह पूरा भरा हुआ पाया था, मैं इसमें पूरा भर नहीं रहा हूं। ये कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसे कहा जाता है बीजांडकाय। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे कि मैं ये अलग थोड़ा सा बनाना चाह रहा हूं, ये मैंने बीजांड यहां पर अलग से बनाया। तो ये बीजांड जो है वो पूरा का पूरा जिन कोशिकाओं से भरा होता है, ये मैंने पूरा भर दिया है, कोशिकाओं से भरा होता है। तो जिन कोशिकाओं से भरा है उनको बोला गया यहां बीजांडकाय। क्लियर? अब इस पूरे बीजांडकाय में जो ये छिद्र आपको दिख रहा है जिसको हमने नाम बताया था बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के समीप एक बड़ी कोशिका पाई जाती है और इस बड़ी कोशिका का नाम हमने आपको बताया था प्रपशु कोशिका। क्लियर? ये बीजांडकाय की ही कोशिका है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट होती है। बाकी की जो बीजांडकाय की कोशिकाएं होती है उनसे थोड़ी अलग होती है। और यही जो प्रपशु कोशिका होती है वो आगे चल के एक संरचना बनाती थी जिसका नाम आपको अगर याद हो तो प्रपशु कोशिका आगे चल के जब करती थी अर्धसूत्री विभाजन, तो आपको इतना तो जरूर याद होगा क्योंकि मैं करवा चुका हूं, तो बनाती थी 4 गुरु बीजाणु, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते थे और एक जो गुरु बीजाणु होता था वो आगे चल के 3 बार समसूत्री विभाजन करके एक बड़ी सी संरचना बनाती थी जो हम कहलाते थे 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना, जिसका नाम था भ्रूण कोश। और ये भ्रूण कोश यहां बनता था। अब जिसको ये सब कुछ नहीं पता है तो बेटा पहले पुरानी जो वीडियोज है उनको देख लो, तभी ये समझ में आ सकता है। और ये टॉपिक इतना इजी भी नहीं है। तो ध्यान देखिए कि ये जो अंदर बनी हुई संरचना जो है, जो कि 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना होती है, उसका नाम था भ्रूण कोश। क्लियर बेटा? अब इस भ्रूण कोश को ही मैं यहां थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूं। यहां देखिए, ये रहा भ्रूण कोश। अब इस भ्रूण कोश के क्या क्या नाम थे आपको याद हो तो इसमें मध्य में जो कोशिका थी उस कोशिका का नाम ही था मादा युग्मक, अंडकोशिका। और इसके बगल में जो दोनों कोशिका हैं, ये वाली कोशिका और ये वाली कोशिका, ये दोनों जो कोशिका हैं, ये दोनों कोशिका हैं सहायक कोशिका। नेक्स्ट, नीचे की तरफ जो तीनों कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन तीनों कोशिकाओं का नाम बताया था प्रतिमुखी कोशिका। और बीच की जो कोशिका है, जो बड़ी कोशिका है, उसका नाम बताया आपको ध्रुवीय कोशिका। अब अगर पौधों में लैंगिक जनन पाया जाता है तो लैंगिक जनन कुछ इस तरीके से होता था कि इस वर्तिकाग्र पर एक परागकण आता था और इस परागकण के अंदर 2 नरयुग्मक होते थे और फिर इसके अंदर एक परागनलिका बनती थी और ये परागनलिका नीचे की तरफ आती थी और आकर फिर होता क्या था कि एक परागनलिका एक सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती थी और इसके अंदर 2 नरयुग्मकों को छोड़ देती थी। ये दोनों नरयुग्मक, अब एक नरयुग्मक एक मादा युग्मक के साथ क्या कर लेता था? निषेचन। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? युग्मकों का निर्माण भी हुआ, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। नर युग्मक भी बने जो परागकण में है, मादा युग्मक भी बने हैं जो भ्रूण कोश के अंदर है। तो अर्धसूत्री विभाजन भी हुआ है और साथ ही साथ अभी मैंने क्या बोला, युग्मकों का संलयन भी हुआ है। और अगर ये दोनों चीज हुई हैं तो इसका मतलब है ये तो कौन सा जनन हुआ? लैंगिक जनन हुआ। क्लियर? लेकिन हम जो यहां पढ़ रहे हैं वो बेसिकली अलैंगिक जनन है, जिसका ही एक प्रकार हम जो पढ़ रहे हैं वो है असंग जनन, क्योंकि हमें यहां पर ना तो अर्धसूत्री विभाजन करना है और अगर हो गया है अर्धसूत्री विभाजन तो कम से कम ये तो नहीं करना है युग्मकों का संलयन यानी कि निषेचन, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर तो नर और मादा दोनों के कैरेक्टर एक जीव में आ जाएंगे, तब तो वो लैंगिक जनन कहलाएगा। अलैंगिक जनन यानी कि असंग जनन नहीं कहलाएगा। तो इसी को तो हमको समझना है कि हम विदाउट निषेचन के यानी कि विदाउट युग्मकों के संलयन के क्या नए भ्रूण नए बीज का निर्माण कर सकते हैं? क्या होता है? तो हाँ बिल्कुल होता है, तो जिसका नाम है असंग जनन। अब ये कैसे होता है? तो ये देखिए, ये असंग जनन जो है वो 2 प्रकार का होता है।
कौन कौन सा है? पहला देखिए, पहला असंजनन जो है उसका नाम है बीजाणुद्भिद असंजनन। बीजाणुद्भिद असंजनन, इंग्लिश में उसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक, इसको मैं हटा दे रहा हूं, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब इसके बारे में समझिए, ये मैंने डायग्राम आपको समझा दिया है, इसी डायग्राम से सब कुछ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, इसके अलावा आपको कौन कौन सी चीज चाहिए होंगी? एक तो होगी आपकी बीजांडकाय, और आपको याद होगा बीजांडकाय में ऊपर की तरफ जो कोशिका है उस कोशिका का नाम क्या था? प्रपोसु कोशिका। इधर देखिए जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बीजांडद्विद। और आपको याद हो पौधे में बीजांडद्विद जो होते हैं वो द्विकोशिकीय, यानी द्विकोशिकीय नहीं, दुगुड़ित कोशिका होती है। तो मुझे जरा बताएंगे यहाँ पर इस स्त्री केसर वाले पार्ट में दुगुड़ित कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? तो दुगुड़ित कोशिकाएं जो होती हैं वो एक तो होती है आपकी वो प्रपोसु कोशिका, जो कि आगे चल के बनाने की ताकत रखती है, जिसका नाम है भ्रूण कोश। लेकिन भ्रूण कोश जो होता है वो कैसा होता है? अगुणित, क्योंकि ये हुआ अर्धसूत्रीय विभाजन से तैयार। प्रपसु कोशिका के अलावा बाकी की और भी कोशिकाएं हैं जिन्हें बोला जाता है बीजांडकाय की कोशिकाएं, जो कि आगे चल के भ्रूण कोश का निर्माण नहीं करती। इसके अलावा आपको याद हो तो ये और है, और इसका नाम था अध्यावरण। और अध्यावरण की जो कोशिकाएं हैं वो भी कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। तो पौधे में जब द्विगुणित अवस्था होती है तब उसे क्या बोला जाता है? बीजांडद्विद अवस्था बोला जाता है। तो मैंने यहां टॉपिक का नाम डाला है बीजांडद्विद असंजनन। तो ध्यान से सुनना कि अगर स्त्री केसर के पार्ट में कोई भी प्रपसु कोशिका या बीजांडकाय की कोई कोशिका, ध्यान से बीजांडकाय की ही कोशिका होती है प्रपसु कोशिका, लेकिन बाकी की बीजांडकाय कोशिका से ये थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि यही आगे चल के क्या बनाती है? भ्रूण कोश। तो फिर से सुनो कि अगर स्त्री केसर का, प्रपसु कोशिका, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका, अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित डिप्लॉयड कोशिका बिना निषेचन के द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है, तो इस प्रकार का असंजनन क्या कहलाता है? बीजांडद्विद असंजनन कहलाता है। अब यह बीजांडद्विद असंजनन पुनः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। क्यों होता है जरा देखिए, यहां पर 2 प्रकार है इसके, पहला और दूसरा। इधर देखिए, प्रपसु कोशिका तो फिर भी जन्म में पार्टिसिपेट करती है, चावली अगर हम ये ना कर रहे होते, असंजनन ना कर रहे होते, और अगर हम नॉर्मली लैंगिकजन कर रहे होते, तो प्रपसु कोशिका तो जन्म में पार्टिसिपेट करती है। तो एक तो है जिसका नाम है जनन अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता, क्लियर। और दूसरा ये जो बीजांडकाय और अध्यावरण की जो कोशिकाएं, ये नॉर्मली जो है वो जन्म में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो तो असंजन में पार्टिसिपेट कर रही है, वो बात अलग है। तो दूसरा जो है उसका नाम है कायिक अपबीजाणुता। अब इसकी सीधी सीधी परिभाषा क्या है? यही है बेटा, ये दोनों मैंने अलग लिख दिया है। प्रपसु कोशिका के अंदर तो ये आ जाएगा प्रपसु कोशिका, और इसके अंदर दोनों ये आ जाएंगे, बीजांडकाय एवं अध्यावरण की कोशिका। तो लाइंस फिर से सुन लो, पहले दोबारा से इसको सुन लो। बीजांडद्विद असंजनन क्या है? कि यदि आपके प्रपसु कोशिका या बीजांडकाय की कोशिका या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर देती है, तो कहलाता है बीजांडद्विद असंजनन। अब इसमें 2 प्रकार क्या है? पहला है जन अपबीजाणुता। तो इसकी परिभाषा क्या है? कि यदि बीजांडकाय की प्रपसु कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है, क्या कहलाता है? जन अपबीजाणुता। फिर दूसरा क्या है? कि यदि बीजांडकाय अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है, तो क्या कहलाता है? कायिक अपबीजाणुता। क्लियर हुआ? ध्यान से बेटा, हम बार बार कह रहे हैं बिना निषेचन के, तो यानी कि अध्यावरण की कोशिका, बीजांडकाय की कोशिका या प्रपसु कोशिका, क्योंकि ये तीनों कोशिका जो है वो द्विगुणित हैं, और द्विगुणित हैं तब उसे बोला जाता है बीजांडद्विद। क्लियर? स्पोरोफाइट बोला जाता है। तो अगर ये तीनों कोशिकाएं बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती हैं, तो ये कहलाता है बीजांडद्विद असंजन। क्लियर? तो पहला टॉपिक तो ये हुआ, आपको 2 पढ़ने हैं। नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है युग्मकोद्भिद असंजनन।
गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब ये क्या है देखिए जरा ध्यान से, यहां मैंने बोला बीजाणुविद यानी कि कोशिका कैसी होनी चाहिए, दुगुणित, और यहां क्या है युग्मकोद्भिद, और युग्मकोद्भिद जो होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, अगुणित। अब यहां देखिए कि इसमें युग्मकोद्भिद यानी कि अगुणित अवस्था कौन सी है, और आप देख सकते हो यहां पर जो भ्रूणकोश लिखा हुआ है, ये भ्रूणकोश जो है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। यानी कि इस भ्रूणकोश में मादा युग्मक, सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, ये सब कोशिकाएं कैसी हैं, अगुणित कोशिकाएं। तो फिर से देखिए कि यदि अंड कोशिका कैसी होती है बेटा, अगुणित, नैस, या फिर सहायक कोशिका कैसी होती है, सहायक कोशिका भी अगुणित, या फिर तीसरी कौन सी रह गई, प्रतिमुखी कोशिका, और ये भी प्रतिमुखी जो कोशिका होती है वो प्रतिमुखी कोशिका भी कैसी होती है, अगुणित। और ये तीनों कोशिकाएं यदि बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं, तब यह कहलाता है युग्मकोद्भिद असंजनन। अब जरा यहां देखिए कि यदि, अब यहां पर सुनना है आपको एक एक करके, मैं फिर से दोबारा लाइन बोल रहा हूं, युग्मकोद्भिद असंजनन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों कैसे हैं, अगुणित अवस्था में है। तो अगुणित अवस्था में तो ये तीनों अंड कोशिका या सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका, इन तीनों में से कोई भी कोशिका बिना निषेचन के या युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण कर लेती है, तो यह कहलाता है युग्मकोद्भिद असंजन। अब यह भी बीजाणु असंजन की तरह उसी तरीके से दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार कौन से, पहला जो है उसका नाम है अनिषेक जनन, पहला है अनिषेक जनन, और अनिषेक जनन के अंतर्गत है, ध्यान सुनना, कि यदि बिना निषेचन के अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है तो कहलाता है अनिषेक जनन। अब आई बात यहां पर, जो हम शुरू में लाइन बोलते रहते हैं ना कि असंजन क्या है, असंजन क्या है, या कई बार हम जैसे ये बोल रहे हैं बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण असंजन कहलाता है, तो डायरेक्टली वो परिभाषा नहीं है कि बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण असंजन कहलाता है। तो बिना निषेचन के पर कौन सी, ध्यान देख लीजिए, अंड कोशिका यदि बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है तभी उसे बोला जाता है अनिषेक जनन। लेकिन यदि, अब दूसरा देखिए, और दूसरी परिभाषा जो है उसका नाम है अपयुग्मन। और अपयुग्मन में क्या है कि यदि बिना निषेचन के सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है, तब उसे कहलाता है अपयुग्मन। तो आपको याद रखना है, ये बार बार जो परिभाषा हम देते रहते हैं बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी कोशिका है जो बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर रही है। तो जैसे कल को तो मैंने ये बोल दूं कि बिना निषेचन के बीजांडकाय की जो कोशिका है वो भ्रूण का निर्माण कर रही है, तो कौन सा कहलाएगा, क्या वो अनिषेक जनन कहलाएगा, नहीं, ध्यान से, तब वो क्या कहलाएगा, बीजाणु असंजन या कायिक अपबीजाणुता कहलाएगी। तो परिभाषा में अगर ये दिया गया है कि सहायक कोशिका प्रतिमुखी कोशिका के बिना निषेचन से भ्रूण का निर्माण, तब वो कहलाता अपयुग्मन। और अगर दिया गया है अंड कोशिका के बिना निषेचन से भ्रूण का निर्माण, तो कहलाता है वो अनिषेक जनन। नेक्स्ट, बिना निषेचन के परपशु कोशिका से भ्रूण का निर्माण, तो वो कहलाता है जन अपबीजाणुता। और बिना निषेचन के बीजांडकार अध्यावरण से भ्रूण का निर्माण, तो वो कहलाता है कायिक अपबीजाणुता। तो देखा जाए तो असंजन चार प्रकार का हो गया, जनन अपबीजाणुता, कायिक अपबीजाणुता, अनिषेक जनन और अपयुग्मन। ये बहुत परिभाषा आती रहती है। अनिषेक जनन क्या है, तो सीधे सीधे परिभाषा लिख देते हैं हम, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, जबकि सीधी परिभाषा वो नहीं है, आपको लिखना चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो, अंड कोशिका के बिना निषेचन से भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो इस तरीके से आपने असंजन में आपने दो टाइप्स किए, बीजाणु असंजन और युग्मकोद्भिद असंजन। और पूरे इस टॉपिक से आपको क्या समझने को मिला कि असंजन क्या है, एक प्रकार का अलिंग जनन। क्यों, क्योंकि इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। क्लियर बेटा। अब इसको और भी अगर आपको समझना है तो एक वैज्ञानिक जिनका नाम प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, उन्होंने इसी असंजन को कुछ अलग प्रकार से डिवाइड किया है, हम उसको भी थोड़ा सा यहां पर देखेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अब मैं जो असंजन करवाने वाला हूं वो करवाने वाला हूं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार।
देखिए बेटा, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में। मैं इसको मिटा देता हूं, अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है, योग आप तो मैंने समझा दिया है आपको। देखिए बेटा, 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, उससे पहले पीछे की क्लास में जो मैंने आपको अभी करवाया है, मैं एक बार यहां इधर की तरफ लिख देता हूं, ये काम आएगा। एक तो मैंने आपको करवाया बीजाणुविद असंग जनन। इसके 2 टाइप्स मैंने आपको करवाए थे। एक करवाया था जिसका नाम था जनन अपबीजाणुता, और दूसरा जो करवाया वो था कायिक अपबीजाणुता। जन अपबीजाणुता में आपको मैंने बताया था प्रपशु कोश का बिना निषेचन के भाग लेती है, और इसमें बताया आपको बीजांडकाय और अध्यावरण की दुग्ध कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये तो करवाया मैंने बीजाणु असंग जनन में। और दूसरा टॉपिक जो मैंने करवाया उसका नाम था युग्मकोद्भिद असंग जनन, और इसके अंदर भी मैंने आपको 2 प्रकार करवाए। कौन कौन से? पहला जो आपको मैंने अभी करवाया तो उसका नाम था अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, और दूसरा जो बोला उसका नाम आपको बोला अपयुग्मन, अपयुग्मन। और इसके अंदर भी अनिषेक जनन में तो अंड कोशिका से जो कि अगुणित होती है, अंड कोशिका से मैंने आपको पहले बदल रखा है। युग्मकोद्भिद कैसे होते हैं? अगुणित, और बीजांड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दुगुणित। तो यहाँ पर भी प्रपशु कोशिका जो है वो कैसी है? दुगुणित, और बीजांडकाय और अध्यावरण की कोशिका भी कैसी है? दुगुणित। तो यहाँ अंड कोशिका कैसी है? अगुणित। और अपयुग्मन जो था वो मैंने बताया सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका के बिना निषेचन से भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका भी कैसी होती है? अगुणित। तो ये तो मैंने आपकी करवा दिया था। तो जरा देखिए, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। तो 4 भाग कौन से हैं? पहला, एक एक करके करेंगे। तो पहला इन्होंने भाग बताया है जिसका नाम है अनावर्ती असंग जनन। ध्यान समझना बेटा, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बस प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने इन्हीं चीजों को थोड़ा अलग डिवाइड किया है। जब मैं टॉपिक करवाऊंगा तो आपको यही टॉपिक हो रहे होंगे। तो देखिए, पहला है अनावर्ती असंग जनन। इस प्रकार के असंग जनन में जो भ्रूणकोश होते हैं, वो भ्रूणकोश जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित। तो ध्यान से, जब यहां मैंने लिख रखा है कि भ्रूणकोश अगुणित है, तो इसका मतलब है यहां पर ये किस अवस्था की बात कर रहे हैं? युग्मकोद्भिद की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगुणित है तो इसका मतलब है युग्मकोद्भिद। तो बेसिकली यहां पर जो बात हो रही है वो इसकी हो रही है, युग्मकोद्भिद असंग जनन की। तो ध्यान से देखना, अनावर्ती असंग जनन में भ्रूणकोश अगुणित होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि भ्रूणकोश अगर अगुणित है तो एक तो होता है अंडकोश का, या फिर होती है सहायक कोश का, और नीचे की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। क्लियर? तो जरा देखिए, अनावर्ती असंग जनन का सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि इस प्रकार के असंग जनन में भ्रूणकोश अगुणित होता है, और अगुणित कोशिका से ही, तो अगुणित कोशिका कौन कौन सी? अंड कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका के ही बिना निषेचन से भ्रूण का निर्माण होता है। तो उसे कहा जाता है अनावर्ती असंग जनन, जो कि 2 प्रकार का होता है, और आपके सामने लिखे हुए दोनों प्रकार। तो वही उसी प्रकार से पहला लिखा हुआ है अनिषेक जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। देख लो, बिल्कुल उसी तरीके से परिभाषा चल रही है। बस यहां परिभाषा में थोड़ा क्या लिखेंगे? अगुणित भ्रूणकोश की। ध्यान सुनो, क्योंकि यहां पर अगुणित की बात हो रही है। अगुणित भ्रूणकोश की, अगुणित भ्रूणकोश की किस कोशिका से? अंड कोशिका से। अगुणित भ्रूणकोश की अंड कोशिका से बिना निषेचन से भ्रूण का निर्माण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। उदाहरण के तौर पर बेसिकली अनिषेक जनन जो है वो सोलेनम जाति की, सोलेनम नाम का जो वंश है उस वंश के पौधों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, दूसरा इसका जो प्रकार है उसका नाम है अपयुग्मन, और वो भी देख लो, वहां भी उसी तरीके से लिखा है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एपोगैमी। अब इसमें भी क्या है? वही अगुणित भ्रूणकोश के, अगुणित भ्रूणकोश की कौन कौन सी? सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिकाओं के, सहायक कोशिका हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? प्रतिमुखी कोशिका के बिना निषेचन से भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? अपयुग्मन। एग्जाम्पल के लिए धतूरा एवं मक्का।
क्लियर? तो बताइए क्या कुछ अलग हुआ? यहां मैंने बोला युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद पहले से मैंने बोल दिया था, इसमें अगुणित है। बस यहां क्या बोला है, अनावर्ती असंजन, इसके अंतर्गत भ्रूणकोश कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। और अगुणित भ्रूणकोश की जो कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो अंडकोश का है, सहायक कोश का है, प्रतिमुखी कोश का, जो कि अगुणित होती है, उनके बिना निषेचन से भ्रूण का जब निर्माण होता है तो उसे अनावर्ती असंजन बोल लो या युग्मकोद्भिद असंजन बोल लो, बात एक ही है। उसी तरीके से दो प्रकार, अनिषेचन में परिभाषा क्या दोगे? वैसे सीधी परिभाषा मैंने दी थी, बिना अनिषेचन के अंडकोशिका से भ्रूण का निर्माण। बस यहां क्या दे रहे हैं हम? अगुणित भ्रूणकोश की अंडकोशिका के बिना निषेचन से भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेचन। बात एक ही है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से तो आपका पहला हुआ जिसका नाम है अनावर्ती असंजन। अब दूसरा देख लो। दूसरा जो है उसका नाम है आवर्ती या पुनरावर्ती असंजन। अब आपने दिमाग तो इतना लगा ही लिया होगा कि जब पहला यहां पर हो चुका है तो दूसरा यही आएगा। तो देखिए, इस प्रकार के असंजन में जो भ्रूणकोश होते हैं वो भ्रूणकोश अगुणित नहीं होता, वो भ्रूणकोश कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अब चीज यहां ये है कि इस तरह की चीज मैंने यहां नहीं बोली, बस यहां बोला जरूर है कि यहां पर बीजाणु असंजन यानी कि यहां पर द्विगुणित होता है। पर मैंने यहां बोला था कि प्रपशु कोश का बिल्कुल अगुणित होता है, नैस द्विगुणित होता है। काय का विचारता में बीजांडकार अध्यावरण की कोशिका भी कैसी होती है? द्विगुणित होती है। लेकिन ये शब्द नहीं बोला था भ्रूणकोश, क्योंकि नॉर्मली जो भ्रूणकोश होते हैं वो भ्रूणकोश अगुणित ही होते हैं, द्विगुणित नहीं। अब ये थोड़ा जान लीजिए, देखो कि भ्रूणकोश का जो निर्माण है बेसिकली जो करता है ना, वो करता कौन है? प्रपशु कोश का। और अगर करता है तो कैसे करता है? इधर देखिए, जैसे मान लो एक प्रपशु कोशिका है और वो होती कैसी है? द्विगुणित। वो करती क्या है कि शुरुआत में वो करेगी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं 4 गुरु बीजाणु। अब इन 4 गुरु बीजाणु जो बनते हैं वो कैसे हो जाते हैं? अगुणित, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इन 4 गुरु बीजाणु में से 3 हो जाते थे नष्ट, तो बचता था कितना? 1 गुरु बीजाणु। और यही 1 गुरु बीजाणु जो है वो 3 बार करता था मुक्त केंद्र के समसूत्री विभाजन, उसी से बनता था आपका भ्रूणकोश। और ये भ्रूणकोश चूंकि बना है अगुणित गुरु बीजाणु से और चूंकि समसूत्री विभाजन से बना, इसलिए भ्रूणकोश होता था अगुणित। क्लियर? लेकिन यहां क्या बोला है? आवृत्ति या पुनरावृत्ति असंजन में भ्रूणकोश कैसा होना चाहिए? द्विगुणित होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि इस द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण हुआ कैसे? तो देखिए कि यदि प्रपशु की कोशिका या बीजांडकाय की कोशिका या अध्यावरण की कोशिकाओं ने, ध्यान सुनना, क्योंकि बीजांडकाय अध्यावरण की कोशिका तो वैसे भी जन्म पार्टिसिपेट नहीं करती, तभी तो ये बिना निषेचन चल रहा है। तो अगर मान लो प्रपशु कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन करती ही नहीं है और उसने समसूत्री विभाजन से, तो ध्यान सुनना कि प्रपशु कोशिका, इसके अलावा बीजांडकाय की कोई भी कोशिका या फिर अध्यावरण की किसी भी कोशिका ने सीधा कौन सा विभाजन? समसूत्री। अर्धसूत्री नहीं किया है, समसूत्री विभाजन कर लिया और समसूत्री विभाजन से इन्होंने किसका निर्माण कर लिया? भ्रूणकोश। अब जरा बताना, प्रपशु कोश का द्विगुणित होता है, बीजांडकाय भी द्विगुणित होता है, अध्यावरण भी द्विगुणित है और इनमें हो रहा है समसूत्री विभाजन, तो बनने वाला भ्रूणकोश कैसा होगा? द्विगुणित होगा। तो जब भी मैंने यहां लिखा है आवृत्ति या पुनरावृत्ति असंजन द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिका में होता है, तो अब देख लीजिए, तो यहां लिखा है प्रपशु कोश का बीजांडकाय अध्यावरण ने समसूत्री विभाजन करके क्या बना लिया? द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण कर लिया। बाकी की लाइन तो बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसा कि आपने यहां पढ़ा। तो देख लो, उसी तरीके से इसमें भी वही 2 प्रकार है। पहला है जिसका नाम है जनन अपबीजाणुता, नेक्स्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी। क्लियर? अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है? जनरेटिव एपोस्पोरी के अंदर क्या है? जन अपबीजाणुता। यहां क्या सीखा था कि प्रपशु कोशिका के बिना निषेचन से भ्रूण का निर्माण, डायरेक्टली ऐसा नहीं है। इसमें एक लाइन क्या है? प्रपशु कोशिका से पहले क्या बनता है? द्विगुणित भ्रूणकोश, द्विगुणित भ्रूणकोश। और इसी द्विगुणित भ्रूणकोश से फिर आगे चल के जो बनता है वो बनेगा आपका कैसा भ्रूण? वो बनेगा द्विगुणित भ्रूण। क्लियर? अब ध्यान से देखा बेटा, यहां पर जितने भी भ्रूण बन रहे हैं इधर देख सकते हो, ये सब का सब युग्मकोद्भिद है। और यहां पर भ्रूणकोश की कोशिका कैसी है? अगुणित। और अंडकोश का कैसा है? अगुणित। सहायक कोश का प्रतिमुखी कोश का कैसा? अगुणित। तो बनने वाले जो भ्रूण होंगे, तो अनावर्ती में या युग्मकोद्भिद असंजन में बनने वाले जो भ्रूण होते हैं वो सारे के सारे भ्रूण कैसे होते हैं बेटा? अगुणित। लेकिन अगर हम बात करते हैं आवर्ती या पुनरावर्ती असंजनन की, तो इसमें बनने वाले जो भ्रूण होंगे वो कैसे होंगे? द्विगुणित। क्यों? क्योंकि यहां भ्रूणकोश कैसा है? द्विगुणित। तो पहला हुआ आपका जनन अपबीजाणुता। तो उसी तरीके से दूसरा मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, इधर देख लीजिए, दूसरा होगा कायिक अपबीजाणुता। कायिक अपबीजाणुता की इंग्लिश होगी सोमैटिक
एपोस्पोरी। उसी तरीके से यहां लाइन होगी, यहां क्या बोलेंगे कि बीजांड का अध्यावरण की कोई भी दुग्ध कोश का वो दुग्ध भ्रूण कोश का निर्माण करेगी और फिर वही दुग्ध भ्रूण कोश जो है वो आगे चल के फिर क्या बना लेगा, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर लेगा, तब उसे क्या बोला जाएगा, कायिक अभिजातता। अब बताइए जरा, इसने बांटा जरूर चार भाग में, चार भाग में से एक अनावर्ती दूसरा आवर्ती हम कर चुके हैं और इन दोनों भागों में ये चारों आ चुके हैं। जन अभिजातता, कायिक अभिजातता इसमें आ चुका है और आपका अनिषेक जनन अपयुग्मन जो ये रहे टॉपिक वो इसके अंतर्गत आ चुके। तो बचे हुए दो टॉपिक रह गए क्योंकि इन्होंने चार भागों में बांटा है। अब जरा उनको भी देख लो कि वो कौन कौन से हैं। वो कुछ डिफरेंट नहीं है, आपको सेम ही लगेंगे। देखिए नेक्स्ट तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम है अपस्थानिक भ्रूणता। अब ये क्या है अपस्थानिक भ्रूणता? ये कुछ और नहीं है, बस सिंपल है। जैसे आपने ये किया है ना आवर्ती या पुनरावर्ती असंजन, बिल्कुल हूबहू वैसा ही लगेगा आपको। तो ध्यान सुनना कि बीजांड के बाहर या जो बीजांड काय की जैसे आप करते हो ना कि बीजांड काय या अध्यावरण की, बीजांड काय या फिर अध्यावरण की कोई भी दुग्ध कोशिका, कोई भी दुग्ध कोशिका अगर भ्रूण का निर्माण करती है विदाउट निषेचन के तो वो क्या कहलाता है, अपस्थानिक भ्रूणता। तो मीनिंग ये है कि जो यहां लिखा हुआ है ना कायिक अभिजातता, तो कायिक अभिजातता एक प्रकार का क्या ही है, अपस्थानिक भ्रूणता ही है। और अपस्थानिक भ्रूणता के द्वारा जो भ्रूण उत्पन्न होते हैं उन भ्रूण को क्या बोला जाता है, अपस्थानिक भ्रूण बोला जाता है। तो अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक अभिजातता बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी ही है, क्योंकि कायिक अभिजातता हम क्या कर रहे हैं, बीजांड का अध्यावरण की कोई भी दुग्ध कोश का दुग्ध भ्रूण कोश का निर्माण कर रही है और दुग्ध भ्रूण कोश से ही फिर बिना निषेचन के दुग्ध भ्रूण का निर्माण हो रहा है। अपस्थानिक भ्रूणता में यही है, बीजांड के बाहर यानी कि बीजांड का और अध्यावरण की अगर कोई भी दुग्ध कोश का है वो बिना निषेचन के पहले तो आपका बनाएगी कौन सा, दुग्ध भ्रूण कोश, और फिर दुग्ध भ्रूण कोश की कोशिका से ही दुग्ध भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जो पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए नींबू यानी कि सिट्रस, खट्टे फलों के जो कुल होते हैं सिट्रस कुलों के फलों में इस प्रकार का आपका संयोजन पाया जाता है जिसका नाम है अपस्थानिक भ्रूणता। तो कितने भाग थे, चार, तीन हो चुके हैं और लास्ट जो कि आप पहले कर चुके हैं जिसका नाम है कायिक असंजन। कायिक असंजन सीधा सीधा कायिक जनन भी आप बोल सकता था कि जैसे करते हैं ना कि पौधे में अगर बीज के अलावा जड़, तना, पत्ती, पत्र कलिका या पुष्प कलिका के द्वारा नए पौधे या नए भ्रूण का निर्माण होता है तो बोला जाता है कायिक असंजन, जो कि कॉमन है, शुरुआत से मैं इसको करवाता आ रहा हूं, कायिक असंजन। तो इस तरीके से आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ जिसका नाम है असंजन। असंजन की सीधी सीधी परिभाषा क्या रही, वो ये रही कि ये लैंगिक जनन नहीं है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना ही युग्मकों का संलयन, और अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें युग्मक का संलयन बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि इनमें निषेचन नहीं पाया था। विदाउट निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो सकता है, फिर चाहे वो अंड कोशिका से हो जिसे अनिषेक जनन बोलते हैं, चाहे वो सहायक कोशिका प्रतिमुखी कोशिका से हो जिसे अपयुग्मन बोलते हैं, चाहे वो प्रपशु कोशिका से हो जिसे जन अभिजातता बोलते हैं, चाहे भले वो बीजांड का है या अध्यावरण की कोशिका से हो जिसे हम कायिक अभिजातता या अपस्थानिक भ्रूणता कह सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको मैंने टॉपिक समझाया जिसका नाम है असंजन। अब लास्ट इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसको हम नेक्स्ट अगली वीडियो में डाल देंगे, जिसका नाम होगा बहुभ्रूणता, यानी एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण, जिसको कहा गया बहुभ्रूणता, एक टॉपिक रह जाएगा। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में उसको डाल देंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही, थैंक यू।